तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, आने वाले वक्त में आपको स्टॉक में लगभग 150 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। वो भी लगभग 3 से 4 साल में आपको स्टॉक में 150 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको आने वाली सारी वीडियो में, आपको आने वाली जो अब नेक्स्ट आपको वीडियो होगी उसमें पता लग जाएगा। आपको सारी वीडियो देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्वार्टरली रिजल्ट हर एक कंपनी के देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे 150 प्लस के टारगेट नज़र आते हैं लगभग 3 से 4 साल के होराइजन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो आज आपको स्टॉक में लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम बात करें कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 सालों में कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कंपनी के स्टॉक ने पिछले 5 सालों में -30% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक ने लगभग -30% के आसपास के -30% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न पिछले 5 सालों में आपको यहाँ पर देख सकते हैं नज़र आए हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने जिस तरह से एक नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, तो आपका मानना ये होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि अब कंपनी में ऐसा क्या बदलाव हो गया है, अब कंपनी में ऐसे क्या बात आ चुकी है कि कंपनी आने वाले 3 सालों में 150% के आसपास के प्लस रिटर्न दे सकती है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 300% के आसपास के रिटर्न दे सकती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सारी बात क्लियर करूँगा। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो बहुत ही शानदार थे। हर एक ने देखा कि कंपनी की जो ईपीएस है लगभग 26 पैसे के आसपास आ चुकी है। और अब जो क्वार्टर 1 के बाद जो टारगेट हैं वो जो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के जो 60 रुपये प्लस के आसपास के कंपनी के क्वार्टर 2, जब तक कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आता है तब तक आपको 60 से 65 रुपये के आसपास के पहला जो टारगेट होगा वो 60 रुपये के आसपास का होगा, जो दूसरा टारगेट वो 65 रुपये के आसपास का मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट तक कंपनी के जो क्वार्टर 1 का जो इफेक्ट होगा वो आपको आने वाले क्वार्टर 2 के रिजल्ट तक देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपको ये स्टॉक 60 रुपये के आसपास बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर इस कंपनी ने 61 से 62 के लेवल तोड़े तो आपको स्टॉक में 65 रुपये के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे उसमें आपको कंपनी की जो कासा रेशो है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। कंपनी की जो नेट एनपीए थी उसमें आपको गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत ही शानदार बात है। कंपनी की जो ग्रॉस एनपीए है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली। अगर कंपनी के हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें जो कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, जो कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक लगभग एचडीएफसी बैंक से भी वो जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अब तक के हाईएस्ट इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन नज़र आए हैं। कंपनी के अगर हम कासा रेशो की बात करें, जो कंपनी कासा रेशो 8% के आसपास थी इनके मर्जर के वक्त, तो वो कासा रेशो इन्होंने बिल्ड कर लगभग 51% के आसपास पहुंचा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा काम वी वैद्यनाथन जी ने के सीईओ जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं उन्होंने कर दिखाया है। बैंक का दोस्तों जो यहाँ पर मेन फोकस नज़र आता है, तो बैंक का मेन फोकस यहाँ पर रिटेल बैंकिंग सेक्टर पर नज़र आता है। बैंक का मानना है कि जो उनका बैंक है वो रिटेल ओरिएंटेड बैंक कंप्लीटली लगभग 2 से 3 सालों में आपको नज़र आएगा। जो कंपनी के जो देखिए अब तक आपको कंपनी में जो ग्रोथ नज़र नहीं आई थी, इस बैंक में आपको ग्रोथ नज़र नहीं आई थी। जो कि इनके मेन लोन थे वो थे इनके बैड लोन इनके बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने फ़िलहाल कम किए हैं। जो कि इनके बैड लोन लगभग 22-22.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास थे मर्जर के वक्त, जो कि जब वैद्यनाथन साहब जी ने इस स्टॉक में जब इस बैंक को अपने अंडर लिया, तब इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे जिनकी मेन प्रॉब्लम थी, जो कि इन्होंने खुद नहीं बिल्ड किए थे, जो पहले से ही इनके पास आए थे, वो लगभग 22.5 हज़ार करोड़ रुपीज़ के आसपास थे, जो अब इनके घटकर लगभग 9 हज़ार करोड़ रुपीज़ के आसपास इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पहुँच चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में इनका जो टारगेट है वो इनका टारगेट यह है
है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ये जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है ये बिल्कुल नील हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 3 से 4 सालों में स्टॉक में लगभग 150% के 150 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड बैंक आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि रिटेल बैंकिंग का आने वाले वक्त में फ्यूचर है, अगर आपको होलसेल बैंक नहीं पसंद है, तो रिटेल बैंकिंग में आपके लिए HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा IDFC फर्स्ट बैंक भी एक ऑप्शन है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक एक 2 साल या 4 साल की स्टोरी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको 3 सालों में स्टॉक में 150 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर आपको आने वाले 10 सालों की ये स्टोरी, आपको 10 साल के लिए अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप स्टॉक में 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यू 3 से 4 या 6 साल का है तब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में या आने वाले 5 सालों में आपको इन स्टॉक में 150 से या 200 रुपये के आसपास के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आपको अगर वी वैद्यनाथन साहब, अगर आपको वी वैद्यनाथन जी के बारे में पता है, अगर आपको वी वैद्यनाथन जी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता है, तभी आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। आने वाले वक्त में आपको इस स्टॉक में बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। IDFC फर्स्ट बैंक की जो ग्रोथ है, जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, देखिए जो उनके ग्रोस NPA हैं वो धीरे धीरे कम आ रहे हैं लगातार। देखिए Q1 के जो उनके 630 करोड़ रुपीज़ के आसपास का लॉस था वो अब कन्वर्ट हो चुका है 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास के प्रॉफिट में। कंपनी की जो प्रोविजनिंग है जो 1800 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी Q1 में, वो अब घटकर हो चुकी है लगभग 475 करोड़ रुपीज़ के आसपास की, लगभग 75% के आसपास का यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है इनकी प्रोविजनिंग में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात नज़र आती है। और वी वैद्यनाथन जी का कहना है, जब उनका इंटरव्यू हो तो उनका मानना है कि जब धीरे धीरे जिस तरह से इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, जो कंपनी के इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, तो आपको स्टॉक में एक प्रोविजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट देखने को मिलेगी। Q3 देखिए उन्होंने जब इनका Q1 का रिजल्ट आया था, उनका मानना यह था कि जो Q2 की जिनकी प्रोविजनिंग होगी वो Q1 से कई हद तक कम होगी, जो कि आपको Q2 के रिजल्ट में देखने को मिला। Q3 के अगर आप रिजल्ट की बात करें तो उनका मानना यह है कि Q3 के रिजल्ट में आपको Q2 से भी कम प्रोविजनिंग देखने को मिलेगी और Q4 में आपको उससे भी कम प्रोविजनिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए लगातार जब प्रोविजनिंग किसी भी बैंक की कम होती है तो उनके लगातार प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेंगे, तो आपको इस तरह से इन स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक आने वाले वक्त में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक आने वाले वक्त में एक बहुत ही रियल टर्म, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आपको IDFC फर्स्ट बैंक में इसलिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वरना आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में और भी अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आपको दिग्गज बैंकों के साथ जाना है तो आप HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक, जिसने अपने रिजल्ट से सभी को चुका दिया था, और एक्सिस बैंक के देखिए Q2 के रिजल्ट खराब आए थे, पर एक्सिस बैंक के जो बुरे दिन थे वो पीछे जा चुके हैं। तो आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई नया बैंक ढूंढ रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में मल्टी बैगर बन सके, तो IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जिस पर आप एक बैट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।